हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के जो नवनीत का स्वाध्याय प्रश्न पत्र है उसमें हम लोग अलजेब्रा का पेपर 5 देखेंगे। ये हमारा जो अलजेब्रा का पेपर 4 तो पहले हो चुका है। आज हम पेपर 5 प्रश्न पत्र 5 देखेंगे। 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। सूचना के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी विषय हो, सूचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ए क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ए क्वेश्चन में क्या बोला है, सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। पहले भी बताई हूँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सिर्फ हमें एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, केवल वर्णाक्षर यानी अल्फ़ाबेट लिखना है। जो राइट आंसर है उसका क्या बोला, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 1 और nवां पद 20 है तो एस और SN 399 है तो n का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना, तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट तो तुम्हें करना होगा ना, तभी तो आंसर आएगा। कैलकुलेशन तुम लोग लास्ट पेज पे करना। तुम्हें क्या दिया है, T1 1 दिया है, Tn जो दिया है कितना है 20 दिया है, SN दिया है 399। तो यहाँ पर तुम लोग को जो है इससे A और D मिल जाएगा और SN के सूत्र से जो है n का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से सवाल हल करोगे तो आंसर हमें क्या मिलता है, B38। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट का बी, बस केवल इतना ही लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला, एक पासा फेंका गया, ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या प्राप्त होने की संख्या ज्ञात करो। मतलब ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या, पासा फेंका गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी सम संख्या क्या है 2 4 6, जिसका भाग 2 से जाता है वो सम संख्या हुई। टोटल कितने हुए, 1 2 3 और ये 6 है, तो 3/6 यानी 1/2। तो कौन सा आंसर आया, ए। तो हमें कैलकुलेशन लास्ट पेज पे करना। यहाँ पे कैलकुलेशन उसे दिखाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम केवल इतना ही हमें आंसर लिखना है। कैलकुलेशन लास्ट पेज पे करके डायरेक्ट आंसर लेंगे, क्योंकि फटाफट कैलकुलेट करोगे तो फिर लास्ट पेज पे करना। अगर यहाँ पे करोगे तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, नीट एंड क्लीन। फिर क्या दिया है, निश्चयक मान क्या है, निश्चयक मान जानते हो ना, इसको इससे गुणा किए पहले और फिर बाद में इसको इससे गुणा किए और पीछे माइनस का चिन्ह। तो 5 गुणे -4 -3 गुणे -7। तो ये देखो 5 गुणे -4 -20 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और 21। तो 21 में से 20 घटा तो 1, तो केवल +1, क्योंकि देखो बड़ी संख्या प्लस में है ना, इसके लिए +1 आंसर आया। तो आंसर क्या लिखोगे, थर्ड का सी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण में का मूल 3 और 5, 3 और 5 किसका मूल जो है 3 और 5 है। देखो यहाँ पे सब प्लस प्लस है, तो जो भी हम आंसर लिखेंगे तो हमको 0 तो मिलेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे रखे जो है मूल, अगर 3 रखे, मतलब तुम्हें क्या करना है, मान रख के देखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 के बराबर मिलता है तो मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे देख रहे हो ये +15 है, तो 15 का घटक 3 और 5 है ना, गुणनखंड, तो -3 -5, तो ये वाला आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या लिखे हम, फोर्थ का डी। और नहीं तो फिर कैलकुलेट करके देख लेना, 3 और 5 रख लेना, या फिर तुम लोग जो है गुणनखंड विधि से निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कि यहाँ पे देखो 18 है, 18 का कोई ऐसा गुणनखंड जो है जो 3 और 5 यानी 15 हुआ। तो यहाँ पर देखो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सब प्लस प्लस है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिला, 3 और 5 15। देखो यहाँ पर ये वाला आंसर मिला, डी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी क्या बोला, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्ग समीकरण 5x² -7 -6x के लिए ए बी का मान लिखो। ध्यान देना, समीकरण मानक रूप में है या नहीं पहले वो चेक करना, उसके बाद ए बी सी का मान निकालोगे। तो पहले इसको मानक रूप में लाओगे। तुम्हारा मानक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0, इस रूप में लाना है। तो 5x² तो पहले से यहाँ पे है, लेकिन ये -6x यहाँ पर है ना राइट हैंड साइड, तो उसको पक्षांतर करना है, तो यहाँ क्यों प्लस हो गया। और -7 पहले से यही है, इसके लिए माइनस, इसको पक्षांतर नहीं कर रहे हैं इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये हमारा जो है मानक रूप हो गया। अब हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना। तो क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तो जो x वर्ग का गुणांक है वो a होगा, तो a 5 हो गया। जो x का गुणांक है वो b होगा, तो b 6 हो गया। तो a का मान 5, b का मान a 5 b 6। ठीक है, बस यही। लेकिन ध्यान देना, मानक रूप में पहले लाने के बाद तुलना करके a b का मान निकालना।
फिर यहाँ पे क्या बोला, एक पासा और एक सिक्का एक साथ उछालने पर प्राप्त नमूना घटकों की संख्या लिखो। ध्यान देना, एक पासा, पासा पहले आया, सिक्का बाद में। इसके पहले वाले हम लोग प्रश्न पत्र में देखे थे तो वहाँ पे सिक्का पहले आया था, पासा बाद में। इसके लिए हम लोग H1 H2 ऐसे लिए थे, लेकिन अभी पासा पहले सिक्का बाद में। तो और नमूना घटकों की संख्या लिखना है, तो हमें पहले नमूना अवकाश कैसे लिखना है, चूँकि पासा पहले, तो पासा में 1 2 3 4 5 6 ये होता है पासे में, और सिक्के में हेड और टेल। तो क्या करना है, एक बार हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 लेना, एक बार टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 लेना। लेकिन पहले पासा फेंका गया, इसके लिए पहले एक लोगे, मतलब पासे की संख्या फिर सिक्का। तो 1H 2H 3H, मतलब एक बार हेड के साथ सब ले लो, एक बार टेल के साथ सब ले लो। हो गया यहाँ पे नमूना अवकाश तैयार। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है, नमूना घटकों की संख्या ज्ञात करो, NS ज्ञात करो। तो NS कितना है, 6 और 6 देखो 12, ये आंसर आएगा। देखो देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ठीक से स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये ध्यान देना, स्टेप के ऊपर ध्यान देना। फिर क्या बोला है, समीकरण 2x + y = -4 का आलेख खींचने के लिए y बराबर -2 तो x का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे आलेख देख लो, यहाँ आलेख बनाने के लिए नहीं बोला है, x का मान, आलेख खींचने के लिए x का मान निकालना है, y का मान ये दिया हुआ है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे समीकरण लिखे, समीकरण में y का मान रखे, y = -2 रखे, -2 रखने के बाद उसको पक्षांतर किए तो यहाँ के +2 हो गया, इसको घटाया गया। ध्यान देना, ये माइनस बड़ी संख्या है, इसके लिए यहाँ पे -2 आया। तो -2/2 क्या हुआ, -1। तो x का मान हमको क्या मिला, -1। बस यही है, हमको आलेख नहीं खींचना, सिर्फ मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या, ध्यान देना शब्द का, शब्दों पे ध्यान देना। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या रहा तो 0 से शुरू होती है, ध्यान देना। तो देखो पहली 10 प्राकृत संख्या क्या क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंटिन्यूस 10 तक लिखोगे तो भी चलेगा, या बीच में डॉट डाल के फिर 10 लास्ट में लिख देना। मतलब तुम्हारे पास T1 1 दिया है, TN 10 दिया लास्ट, क्योंकि प्रथम 10 बोला है, TN दिया हुआ है, और D हमारे पास कितना है, 1 है। 1 कैसे हुआ, T2 - T1 1 होता है ना। तो अभी देखो हमको क्या बोला है, ये 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब हमको SN ज्ञात करना है। तो SN का हमारे पास दो सूत्र है, n/2 2a + n-1d, ठीक है ये। लेकिन हमारे पास इस सूत्र से भी कर सकते हो, या हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं, n/2 T1 + Tn, क्योंकि हमारे पास T1 भी है, हमारे पास Tn भी है, तो ये सूत्र से भी हम हल कर सकते हैं। तो दोनों सूत्र लगा सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये वाला सूत्र जहाँ आ रहा वहीं लगा सकते हो, सब जगह नहीं लगा सकते। तो हमको क्या मिला, 1 + 10 कितना हुआ, 11, और n हमको 10 दिया हुआ है, तो 10/2 × 11, तो यहाँ पे ये कट के 5 हुआ, 5 × 11 55। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हुआ, 55 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2a, कोई भी 2 कृति पूर्ण करना है, 4 मार्क्स का है, इसका मतलब एक कृति 2 मार्क्स की, टोटल 3 कृति रहेगी, 3 में से 2 लिखना है। 2a नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या जानकारी दी, यहाँ पे समीकरण हल करने के लिए समीकरण दिया हुआ है, लिखा भी है, जोड़ो। देखो 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स की एक कृति, यानी 4 बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पे इसको हमें जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़ा गया, ये मिला। तो यहाँ पे ध्यान देना बॉक्स में आना चाहिए, 9570 ये बॉक्स में आना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बोला, x का मान, तो x का मान कैसे आएगा, क्या होगा, 9570/33, तो इससे कट होगा, तो कितना मिला, 290। तो x का मान, यहाँ पे हमको डायरेक्ट x का मान लिखना और ये बॉक्स में आना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखे तो ये मिला। तो यानी क्या मिला हमको, 6y = क्या मिला। तो ये जो हम गुणा करेंगे ना, गुणा करने के बाद इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो इसमें से घट जाएगा, घटने पर क्या मिला, 1140, ठीक है। तो 6y = 1140, 1140 बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर हमको y का मान निकालना है, तो y क्या होगा, 1140/6 भाग दोगे, कितना मिला, 190, 190, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कृति। दूसरा कृति क्या बोला, गणितीय श्रृंखला -11 -8 -5 49 के अंतिम छोर से चौथा पद ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। अंतिम पद से चौथा छोर, तो क्या बोला, इस अंगणितीय श्रृंखला का विपरीत क्रम में लिखने पर, यहाँ पे इसको विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो इस तरह से आया। तो यहाँ पे A1 क्या हुआ,
49, डी, ये सब प्रश्न में दिया हुआ है, केवल हमको बॉक्स लिखना। तो अभी यहाँ पे इसके हिसाब से A1 कितना हुआ 49, और फिर डी क्या हुआ, डी यहाँ पे देखो ये इसको घटाओगे ना, इसमें से सब घटाते चले जाओगे, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे हमको कितना मिला है ये -3। कैसे आया, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पर जो है -11, और ध्यान देना ये तुम्हारा जो है अब ये इस तरह से ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो इसके लिए माइनस और ये -8, T2 माइनस T1, तो यहाँ पर इस तरह से मिला, तो कितना मिला हमको -3। ठीक है, तो -3 मिला। और टी चौथा, अंतिम छोर का चौथा पद यानी T4 ज्ञात करना है, तो पहले Tn का सूत्र a + n-1d हुआ, फिर यहाँ पे हल करने पर T4, यहाँ पर ये सब मान रखे ना a और d का मान, तो आंसर कितना मिलता है 40 मिलता है। टी हो गया दूसरा कृति। तीसरी कृति क्या बोली है, किसी विद्यालय में कुल 48 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी चश्मा पहनते हैं। यादृच्छिक पद्धति से चश्मा न पहनने वाले विद्यार्थियों की संभावना ज्ञात करो। टोटल विद्यार्थी कितने 48, 4 विद्यार्थी जो चश्मा पहनते हैं, इसका मतलब 48 में से हम 4 घटाए 44, यानी इतने विद्यार्थी चश्मा नहीं पहनते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे दिया है ना, तो यानी यहाँ पे देखो क्या बोला, कुल कक्षा में कुल विद्यार्थी 48, यानी NS कितना हुआ 48। मानो घटना ए, चश्मा न पहनने वाले विद्यार्थी, तो चश्मा कितने विद्यार्थी जो चश्मा नहीं पहन रहे 44, देखो अभी क्योंकि 48 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 4 चश्मा पहनते हैं, तो बाकी सब क्या नहीं पहनते हैं, तो 44 हुआ। सूत्र लगाए PA = NA/NS। ध्यान देना NA क्यों लिखे, क्योंकि PA है ना, घटना A है, इसके लिए NA, अगर घटना B रहेगा तो NB, पर बटे में NS ही रहेगा। तो यहाँ पर 11/12 कैसे आया 11/12, 44/48, ये हमारा आया ना, NA 44 है और NS 48 है, तो 4 से कटा, 4 × 1, 4 × 1, 4 × 1, यहाँ पे 11/12। ठीक है, हमको डायरेक्ट आंसर लिखना था, लास्ट वाला आंसर कृति है ना, इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाओगे तो भी चलेगा लेकिन ज़रूरी नहीं है, पर जो बॉक्स में आंसर है वो बॉक्स में आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2B है ना, दूसरे का ही भाग है, तो जहाँ पे 2A कंप्लीट होता है ना, वहीं पे उसी अगर जगह है तो वहीं से 2B स्टार्ट कर सकते हो। नया प्रश्न होता तो नए पे से, कोई 4 प्रश्न हल करना है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो 8 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन हल करना है ना, तो टोटल कितने 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 हल करने। क्या बोला, यदि x = 5 y = 3 3x + ky = 3 के हल हो तो k का मान ज्ञात करो। क्या करोगे, x का मान और y का मान इसमें रखो, k का मान मिल जाएगा, क्योंकि हल बोला ना, हल बोला तो इसका मतलब मान होगा, उसमें रखेंगे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा, तो 3x + ky = 3 समीकरण के हल में x = 5 y = 3 इसका हल है, हमको दिया हुआ है प्रश्न में। तो x = 5 y = 3 मान रखने पर, तो जहाँ x है वहाँ 5 रखे, जहाँ y है वहाँ 3 रखे, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 × 5 15, 3 × k 3 k और 3। कभी भी ध्यान देना, संख्या पहले लिखी जाती है, चरांक बाद में, गुणा करते समय कोई भी पहले होने दो, लेकिन संख्या पहले और फिर जो है अल्फ़ाबेट बाद में लिखा जाता है। फिर पक्षांतर किए 15 को, तो यहाँ पे -15 हो गया, तो यानी 3 - 15 कितना -12, फिर ये 3 यहाँ गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया, तो k का मान कितना मिला -4। ठीक है, तो k कितना हुआ -4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हल करो, 5x² - 22x - 15 = 0 वर्ग समीकरण है। तुम्हें कोई भी पद्धति यहाँ पे दी नहीं है, कौन से मतलब इससे हल करना है, सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, दोनों विधि से हल कर सकते हो, जो तुम्हें आसानी लगे उससे हल कर लेना। यहाँ पे गुणनखंड विधि से किया गया है। यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, 5 और 15 है ना, तो 5 × 15 कितना हुआ 75, और चिन्ह क्या माइनस, तो 75 का खंड इस तरह से करो कि तुमको 22 मिले, तो देखो 25 और 3। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस गुणा करने पर माइनस, और यहाँ पर देखो ये, तो यहाँ मध्य पद में जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या में लगाना और छोटी संख्या में विपरीत चिन्ह। तो यहाँ पे देखो -25 + 3, अब यहाँ पे 5x कॉमन निकाले तो x - 5,
यहाँ 3 कॉमन निकाले तो x माइनस 5, ये दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, बचा क्या 5x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिखे। अब दोनों को सेपरेट किए, x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, पक्षांतर किए, यहाँ के प्लस 5 हो गया, ये यहाँ के माइनस 3 हो गए, फिर यहाँ पे x बराबर 5 और यहाँ पे x बराबर माइनस 3/5। ठीक है, हमको हल मिल गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय श्रृंखला 7, 13, 19, 25 के लिए 19वां पद ज्ञात करो। 19वां पद बोला यानी कि tn का सूत्र आएगा। a दिया है, d निकाल लो इसमें से t2 माइनस t1 और सूत्र लगाओ। n का मान 19 दिया है, हो गया, हल हो जाएगा। कैसे लिखोगे, a1 दिया है, t1 7, t2 13, t3 19, t4 25, लेकिन आगे नहीं दे तो डॉट 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 डाला है। d का सूत्र क्या है, t2 माइनस t1, 13 माइनस 7 यानी 6 है, n बराबर 19, क्योंकि हमको बोला ना 19वां पद, तो हमारा सूत्र क्या लगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सूत्र लिखो, पहले सूत्र में मान रखो, a का मान 7 रखे, n 19 है, 19 माइनस 1, d 6 है, फिर यहाँ पे 19 में से 1 घटा 18, 18 गुणे 6 108, 108 में 7 जुड़ा 115, तो यानी उत्तर क्या हुआ, 19वां पद 115 है। हो गया हल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 26 गत्तों पर क्रमशः A से Z तक वर्णाक्षर लिखकर एक डब्बे में रखा गया। यादृच्छिक पद्धति से गत्ता निकाला गया तो उस गत्ते पर स्वर होने की संभावना ज्ञात करो। स्वर जान रहे हो, देखो पहले तो यहाँ पे क्या बोला, गत्ता है, ठीक है, गत्ते पे क्या लिखा, A से Z तक वर्णाक्षर, यानी A से लिखे Z तक अल्फ़ाबेट। ध्यान देना, अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा हुआ यहाँ पे, कैपिटल A कैपिटल Z, मतलब हमको यही कैपिटल ही लेना है। ये सब चीज़ों का ध्यान देना, नहीं तो तुम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर दिए तो वो आंसर तो राइट होगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना। और स्वर होने की संभावना, स्वर जानते हो, इंग्लिश में पढ़े हो ना ग्रामर में, स्वर क्या होता है, A, E, I, O, U, लेकिन ये हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट है, हमको इसको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि प्रश्न में कैपिटल अल्फ़ाबेट दिया ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तभी हमें क्या करना है, दी गई घटना का नमूना अवकाश क्या हुआ, A, B, C, D, पूरा Z तक लिखना है, तो पूरा Z तक न लिखकर A, B स्टार्टिंग के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखो, बीच में डॉट डालो, फिर कॉमा डाल के Z लिखो। एंड दिया है तो एंड लिख के फिर उसको धनुकोष्ठक बंद करो। ये नमूना अवकाश हो गया। तो टोटल कितने हैं अल्फ़ाबेट, 26 होते दिया भी ना, प्रश्न में भी दिया 26 गत्ते, यानी NS 26 दिया है। अभी घटना ये क्या बोला है, निकाला गया गत्ते पर स्वर का होना। स्वर यानी A, E, I, O, U, वॉवल्स पढ़े हो ना तुम लोग, वॉवल्स जो है ये तुम लोग इंग्लिश में पढ़े हो, तो यहाँ पर वही वॉवल्स है, लेकिन हमारा अल्फ़ाबेट कैपिटल है, इसके लिए यहाँ पे भी हमने सब कैपिटल में लिए। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो NA कितना मिला हमको, 5। हमें संभावना ज्ञात करनी है, यानी PA ज्ञात करना है। PA क्यों लिखे, प्रोबेबिलिटी, और घटना A, इसके लिए यहाँ पर A। फिर यहाँ पे नमूना घटक NA, क्योंकि घटना A है तो NA और ये बटे NS सबका रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, NA हमको कितना मिला, 5, और NS कितना मिला, 26, यानी निकाले गए गत्ते के स्वर होने की संभावना 5/26 है। ठीक है, ये कट नहीं रहा ना, तो 5/26। क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग समीकरण x² - 6x - 5 = 0 के लिए विवेचक का मान ज्ञात करो। विवेचक, डेल्टा, B² - 4AC सब एक ही चीज़ है, ठीक है, चाहे विवेचक हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे B² - 4AC हो। तो लेकिन हमें B² - 4AC ज्ञात करने से पहले हमको ABC निकालना होगा ना। तो हमारा प्रश्न क्या है, x² - 6x - 5 = 0। पहले तो देखो मानक रूप में है, मानक रूप में है। अब तुलना करोगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर क्या मिला, जो यहाँ पे देखो x वर्ग का गुणांक a है, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक, लेकिन x वर्ग के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो a बराबर 1 हो गया। b यहाँ पे क्या है, देखो x का गुणांक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या, -6, चिन्ह के साथ लिखना। हाँ, फिर यहाँ पे c है, तो यानी c यहाँ पे क्या हुआ, -5। कभी भी चिन्ह के साथ लिखना, चरांक नहीं लगाते इसमें, लेकिन चिन्ह के साथ लिखते हैं। अब विवेचक डेल्टा का सूत्र क्या है, B² - 4AC, तो B हमारा क्या है, -6, इसका वर्ग, -4AC, A कितना 1, C कितना -5। ठीक है, तो क्या मिला, 36, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20, तो 36 + 20 कितना हुआ, 56। तो विवेचक का मान हमको बोला था, तो विवेचक का मान डेल्टा क्या है, 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 A,
अब यहाँ पे देखो नया प्रश्न, नए पेज से 3 मार्क्स का कोई एक कृति पूर्ण करना है, मतलब ये कृति का सवाल है। 3 मार्क्स का मतलब 6 बॉक्स तुम्हें मिलेंगे, 2 कृति दी जाएगी, कोई एक हल करना है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें पहला दिया है माता और उसके पुत्र की आयु 24 का अंतर, उसकी आयु के गुणात्मक प्रतिलोम 1/9 है। तो आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। तो यहाँ पे क्या बोला है, माता की मतलब उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है। अब यहाँ पे बोला माता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्री की क्या बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला, माता और पुत्री की आयु में 24 वर्ष का अंतर है, यानी कि पुत्री की आयु क्या हुई x-24, क्योंकि दोनों के बीच में 24 का अंतर है ना, तो यहाँ x-24 आया। माता की आयु का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, माता की आयु x है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 1/x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पुत्री की गुणात्मक प्रतिलोम 1/, ये तो दिया हुआ है 1/x-20, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, बटे में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दी गई शर्त के अनुसार क्या बोला है कि उनकी आयु के गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/9 है। तो ये जो हमने गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल निकाला ना 1/x और 1/x-24, इसका योगफल 1/9 है, इसके लिए यहाँ पे आया 1/9। 3 बॉक्स हो गया, हाफ हाफ और हाफ, 3 बॉक्स हो गए। अभी 3 बॉक्स और बाकी है ना, क्या दिया हल करने पर, अभी वो समीकरण हल करेंगे, हल करोगे तो यहाँ पे 216 आएगा हल करने पर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किए, सब पक्षांतर किए, ये सब एक तरफ लाओगे ना वर्ग समीकरण के रूप में, तो यहाँ 42x आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -24 है और यहाँ पे +18 है, तो पक्षांतर करोगे ना, इसको यहाँ ले जाओगे तो -18 हो जाएगा, तो 24 और 18 42x -42x हो जाएगा, और ये -216 यहाँ लाए तो +216, वर्ग समीकरण के रूप में लाए ना। फिर गुणनखंड किया गया, तो गुणनखंड करने पे क्या मिला, x = 36 और x = 6, ठीक है। अब देखो x का मान 26 और x का मान 6, और x किसका मान है, माता की आयु है, तो माता की आयु 6 वर्ष तो नहीं हो सकती है, 36 हो सकती है, तो इसके लिए x = 6 अमान्य है, क्योंकि माता की वर्तमान आयु 6 वर्ष नहीं हो सकती, तो माता की आयु कितनी होगी 36 है, तो यहाँ पे क्या आया, अमान्य, यहाँ शब्द आया अमान्य। नेक्स्ट देखते हैं अगला कृति। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये पर रोजगार प्राप्त हुआ, प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वेतन की वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा ज्ञात करो कि कितने वर्षों बाद उसका वेतन 2,50,000 हो जाएगा। ये कृति का सवाल है, सब दिया हुआ है। तो ए हुआ 1,80,000 और फिर हर वर्ष 10,000 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि डी 10,000, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे टी एन क्या हो गया लास्ट में, मतलब कितने वर्ष बाद उसकी सैलरी 2,50,000 हो जाएगी, तो टी एन हमारे पास दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, तो ए दिया है, डी दिया है, टी एन दिया है, तो टी एन का सूत्र लगाए। टी एन का सूत्र क्या, a+n-1d है। इसको हल करोगे, सब पहले तो सब मान रखोगे, ए का, एन का, डी का मान, एन तो हमारे पास नहीं है, एन वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे इसको खोले, हल किए समीकरण को, पक्षांतर, तो ये हमको मिलता है 70,000। फिर ये समीकरण को हल करोगे, हल करने पर n-1 = 7, क्योंकि ये यहाँ पे 10,000 इधर आ गया ना बटे में, तो सब 0 0 कट गया 7। फिर ये एक को पक्षांतर किए, यहाँ पे प्लस हो गया, तो n = 8। तो इस तरह से हमारा ये कृति का सवाल पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd बी। अब 3rd बी नया क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 3rd ए जहाँ कंप्लीट हुआ वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हो, अगर जगह बची है तो, नहीं बची तो अगले पेज से। कोई 2 प्रश्न को हल करो, 6 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल कितने दिए जाएंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से 2 हल करना है। पहला दिया युगपत समीकरण 3x - y = 2 और 2x - y = 3 को आलेख विधि से हल करो। देखो अब आलेख विधि बोला है, मतलब यहाँ पर आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने से पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण के जो पॉइंट्स हैं जो हमें आलेख पे स्थापित करने, पहले हम वो ज्ञात करेंगे। तो पहले हम बारी बारी से एक एक समीकरण ज्ञात, तो 3x - y = 2 है, तो क्या किए, कोई भी एक चरांक को पक्षांतर कर लो। तो यहाँ पे क्या किया गया, y को पक्षांतर किए तो प्लस हो गया। अब क्या करोगे, या फिर तुम लोग जो है x को पक्षांतर किए, तो यहाँ पर जो इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी, मतलब जो है कोई एक चरांक को पक्षांतर करो, और फिर उसके बाद जिसको पक्षांतर करोगे उस हिसाब से मान रखो। तो यहाँ पे देखो x को किया गया, y = 3x - 2 किया गया। क्यों ऐसे किया गया, मतलब ये y को यहाँ ले गए और 2 को यहाँ लाए, तो इससे क्या होगा, x का जब हम मान मानेंगे ना, वो इसमें रखोगे, y का मान मिलते चला जाएगा। जैसे x का मान 1 लिया गया है,
तो 3 गुणे 1 3, 3 में से 2 घटा 1, तो ये मिला। x का मान 2 लिया गया तो 3 गुणे 2 6, 6 में से 2 घटा 4। x का मान 0 लिया गया तो -2 बचा। x का मान -1 लिया गया तो देखो -3 -2 -5। लेकिन जो हमको आंसर मिला इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट्स में, क्योंकि हमको ये बिंदु स्थापित करना है ना, हमें इसको स्थापित करना आलेख पे। तो 1 1 2 4 0 -2 -1 -5 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट समीकरण, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही किया गया है, पक्षांतर किया गया है। पक्षांतर किए, x का मान रखे, x का मान 2 रखे तो 2 गुणे 2 4, 4 में से 3 घटा 1। यहाँ पे 2 गुणे 3 6, 6 में से 3 घटा 3, 2 गुणे 4 8, 8 में से 3 घटा 5, 2 गुणे 0 -3। ये आंसर मिला, तो ये हमारा बिंदु पॉइंट्स होगा। पहले x का गुणांक लिखना, फिर y का गुणांक लिखना यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमें बिंदु स्थापित करना आलेख पर, दोनों समीकरण का बारी बारी से आलेख पर क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आलेख का जो है ये रेखा है और इस आलेख की ये रेखा, बिंदु स्थापित करने के बाद उसको मिला दिए, है ना। यहाँ पॉइंट्स लिखा है ना। मिलाने पर देखो अभी ये दोनों जन कहाँ मिल रहे हैं, कौन से पॉइंट पे, देखो ये पॉइंट पे, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये हमारा क्या है -1 और ये है 5, यानी समीकरण का हल क्या हुआ, -1 और -5, -1 -5, ये हो गया हल। जहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी ना, वो समीकरण का हल होगा, उसको समीकरण का हल लेना, ठीक है। देखो दिए गए युगपत समीकरण के आलेख का प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक -1 -5 है, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल ये है। तो दिए गए समीकरण का हल क्या है, -1 -5 है। ध्यान से, हाँ, हल भी लिखना जरूरी है, नहीं कि आलेख बना लिए जहाँ बिंदु स्थापित हुआ प्रतिच्छेद हो वहाँ लिख के छोड़ दिए, पूरा लिखना है, सारे स्टेप्स लिखना है, कहीं भी एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र विधि से हल करो। देखो अभी यहाँ पे हमको विधि का नाम दिया, वर्ग समीकरण है लेकिन हमको विधि का नाम दिया, तो उसी विधि से हल करना, तब हम किसी और विधि से हल नहीं कर सकते। तो सूत्र विधि में सूत्र जानते हो ना, सूत्र लगाओगे तो, लेकिन सूत्र लगाने से पहले हमें क्या करना है, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालना है। तो इसके लिए पहले चेक करेंगे कि समीकरण मानक रूप में है या नहीं। ax² + bx + c = 0 के रूप में है। फिर अभी हम तुलना करेंगे, तो a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -12, c क्या हो गया यहाँ पे +32, तो 1 b -12 c 32, ये हो गया। अब b² - 4ac निकाले, तो b² हमारा क्या है -12 का वर्ग, ठीक है, -4ac, 4 गुणे 1 गुणे 32। अब यहाँ देखो 12 का वर्ग 144 हुआ और 4 गुणे 32 कितना 128, तो 144 में से 128 घटाए 16, तो b² - 4ac हमको कितना मिला 16। अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाए, क्या है हमारा सूत्र, x = -b + -b² - 4ac / 2a, ये सूत्र हुआ। अब देखो b² - 4ac हम ज्ञात कर चुके हैं ना, तो डायरेक्ट इसमें लिखना, हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ज्ञात कर चुके हैं। और अगर चाहो तो तुम लोग सूत्र लेके इसी में भी ज्ञात करोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले ज्ञात करना फिर इसमें लिखना तो अच्छा रहता है, दिखने में भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस सूत्र का और b -12 दिया है, इसके लिए इस तरह से लिखा गया, प्लस माइनस ये 16 / 2a, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस, और 16 का वर्ग कितना हुआ 4, तो यहाँ पे इस तरह से, तो एक बार प्लस के साथ लेके हल करोगे, एक बार माइनस के साथ, तो 12 और 4 जुड़ के 16/2, 12 में से 4 घटा 8/2, तो यहाँ x = 8, x = 4, ये हो गया x का मान। यही हमें हल करना था ना, ज्ञात करना था, तो हो गया हमारा समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बक्से में 3 लाल 3 सफ़ेद 3 हरी गेंदें हैं, बक्से में से यादृच्छिक प्रयोग में से एक गेंद निकाली गई हो तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। देखो निकाली गई गेंद का रंग कितना है, लाल है, निकाली गई गेंद सफ़ेद या हरी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो है पहले तो गेंद जो है, चूँकि हरी लाल और सफ़ेद, तो हरे रंग को क्या करेंगे, R से, लाल रंग को R से, रेड कलर है ना, तो R1 R2 R3 ले लेंगे, सफ़ेद रंग को W1 W2 W3 और हरे को G1 G2 G3 ले लिए, तो n बराबर कितना हुआ, NS कितना हुआ 9 हो गया। अभी क्या बोला है, घटना ए, निकाली गई गेंद कितनी है, लाल है,
तो लाल गेंद यानी R1 R2 R3, ए R1 R2 R3, Na कितना हुआ 3 हुआ, तो Pa क्या कितना हुआ Na बटे NS यानी 3/9 1/3, ये हमारा Pa का मान हो गया, ये Pa। घटना ए की संभावना। घटना बी क्या बोला है, निकाली गई गेंद सफ़ेद या हरी, है ना, सफ़ेद या हरी, तो सफ़ेद यानी W1 W2 W3 या G1 G2 G3, इसमें से कोई एक होगी, तो NB कितना हुआ 6 हो गया, तो NB PB कितना हो गया, PB क्यों लिखा गया क्योंकि घटना B है, NB क्यों लिखा गया क्योंकि B घटना है, तो NB बटे NS, NB 6 NS 9 6/9, तो यहाँ पे किससे घटा 3 से, 3 गुणे 2 3 गुणे 3, तो 2/3, तो संभावना इसकी कितनी हुई 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित प्रति माह कुछ रकम की बचत करता है, वह पहले माह में 400 रुपये, दूसरे में 500, तीसरे में 600, इस तरह से बचत करता, तो 21 माह में उसके द्वारा की गई कुल कितनी बचत होगी। मतलब हर महीने वो कुछ बचत कर रहा, पहले महीने में उसने 400 रुपया किया, दूसरे में 500, तीसरे में 600, ऐसे वो क्रम से बचत कर रहा है। 21 महीने के बाद उसकी कुल राशि, ध्यान देना, कुल बचत राशि कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो उसने पहले महीने में 400 500 600 ये क्रम से बचत किया, मतलब 400 500 600 सब क्या अंकगणितीय श्रृंखला है, इसका मतलब A 400 हुआ, D क्या हुआ T2 - T1 यानी 500 में से 400 घटा यानी 100, ठीक है। लेकिन हमें कुल बचत ज्ञात करनी थी ना, कुल बचत, इसके लिए हमें क्या करना है S21, 21 महीने बाद बोला S21, यानी हम कौन सा सूत्र लगाएंगे SN का सूत्र, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ अंतिम पद नहीं है ना, इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाए N/2 × 2A + N-1 D, ये सूत्र लगाए। A का मान दिया है, A का मान रखे, N-1 D का मान रखे, 2 गुणे 400 800 हुआ, 21 में से 1 घटा 20 हो गया, और ये 100 ऐसे ही है। फिर यहाँ पे 20 और 100 को गुणा किए 2000 हो गया, ये 21/2 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे 800 और 2000 जुड़ के कितना हुआ 2800, फिर ये 2 से कटा तो 1400, 1400 गुणे 21 कितना हुआ यहाँ पे 29400, 29,400 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखना, यहाँ S21 लिखना, आंसर कथन में लिखना। 21 महीने बाद अमित की कुल बचत, ठीक है, 29,400 रुपये होगी, तब यहाँ पे रुपीज़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी 2 प्रश्न को हल करो, 8 मार्क्स का यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नए पेज से। एक जेट विमान उड़ते समय कुछ समय 4500 की दूरी तय करता है, यदि उस विमान की गति को 150 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की जाती है तो वह यात्रा पूरी करने में 1.5 घंटे अधिक लेता है, तो उसकी मूल गति ज्ञात करो। तो अभी क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, उसकी गति मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितना समय लगा, दूरी बटे गति, तो दूरी कितनी है 4500 और गति कितना लिया हमने x माना है। अभी उसमें क्या बोला है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा से उसकी गति कम कर दी गई है, कम की यानी घटा दिया x - 150, ठीक है। अब उसको कितना समय लगा, उसको क्या बोला कि इतने घंटे उसको अधिक लगे ना, तो दूरी बटे गति, तो ये घंटे अधिक उसका समय ये हुआ। लेकिन आपको क्या बोला है कि 1.5 घंटे उसको अधिक लगा, 1.5 घंटे उसको जो है समय लगा। तो यहाँ पे कैसे प्रश्नानुसार कथन बना, ये हमारा जो उसका नया गति है, और ये एक्चुअली ऐसे बनेगा ना, ये गति बराबर उसको इतने घंटे अधिक लगे, तो इसके लिए ये प्लस 3/2 1.5 है ना, 3/2, तो ये 3/2 यहाँ पर रख के इसको यहाँ जब पक्षांतर किए तो देखो ये माइनस हो गया। इसके लिए हमारे ये समीकरण, एक्चुअली पहले ये समीकरण बनता है, प्रश्नानुसार ये बनता है, फिर इसको जब पक्षांतर किए तो यहाँ के माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे 4500 कॉमन निकाले, 1 ये बचा, फिर इसको इसके साथ हल किए, इसको इसके साथ हल किए, तो हमें यहाँ पे ये समीकरण इस तरह से मिला। तो यहाँ पर क्या मिला, x - x + 50 अपॉन x इंटू, तो ये प्लस x - x कट गया, यहाँ पे ये जो है इसको जो है कोष्टक हल किया गया, ये 150 केवल बचा ना, ये दोनों कट गया, तो 4500 गुणे 150, और इसको यहाँ पे पक्षांतर कर लिया तो यहाँ हो गया। फिर ये 3/2 है, यहाँ पर जो है दोनों पक्षों में इसको हटाना था, हटाने पर ये हमें समीकरण मिला। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण के रूप में लाना, तो वर्ग समीकरण सब पक्षांतर करके
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में ले आए, तो ये रूप में लाया तो हमको ये समीकरण मिला। अब देखो ये इसका गुणनखंड ये इस तरह से किया गया तो -750 प्लस 600, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह से इसको हल करेंगे, x कॉमन है तो x माइनस 750, यहाँ 600 कॉमन है तो x माइनस 750, तो x माइनस 750 बराबर 0, x प्लस 600 बराबर 0। पक्षांतर किए तो x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू -600। मगर यहाँ गति बोला है तो गति ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसके लिए x नॉट इक्वल टू -600 क्योंकि वो मान्य नहीं है। तो x का मान कितना आया 750, तो 750 क्या है उसके का गति है ना, गति 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 36, दूसरे व चौथे पदों का गुणनफल 105 है। यदि आरोही क्रम में हो तो उस क्रमिक पदों को ज्ञात करो। ध्यान देना, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में अगर है तो फिर वो पद ज्ञात करो। 4 क्रमिक पदों का योगफल, 4 क्रमिक पद क्या करेंगे, क्या क्या होता हम पढ़े हैं ना क्लास में, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये 4 क्रमिक पद हैं। तो पहले कथन के अनुसार उनका योगफल कितना बोला 36 है, सबको जोड़ दिए, सबको जोड़े तो -3d प्लस 3d कट गया, प्लस d माइनस डी कट गया, सिर्फ a बचा, 1 2 3 4, 4a बराबर 36। 36 को 4 से भाग दिए, गुणा था ना, भाग हो गया तो a बराबर 9, a का मान मिल गया, ठीक है। अभी हमको एक और कथन में क्या बोला है, ये तो पहले समीकरण से, दूसरा क्या बोला है, दूसरे और चौथे पद का गुणनफल 105 है। तो यहाँ पे देखो दूसरा पद क्या है, ये हमारा दूसरा पद है, ये चौथा पद, इनका गुणनफल 105 है, यानी a माइनस डी और a प्लस 3d, इनका गुणनफल दूसरे कथन के अनुसार 105 हुआ। तो a का मान हमको 9 मिला है ना, तो इसमें हम 9 रखे तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। फिर 9 को एक बार इस समीकरण को इस कोष्टक से गुणा किए, माइनस डी को गुणा किए, तो यहाँ पर ये इस तरह से 9 से गुणा हुआ 81, 9 गुणे 3 27d, यहाँ पे -9d, यहाँ पे -3d² और ये 105, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रम से लिखेंगे, -3d² यहाँ लिए, क्योंकि देखो ये यहीं पर है, सिर्फ हमने यहाँ पे जगह बदली, पक्षांतर नहीं किया, इसके लिए चिन्ह नहीं बदला। और 27 में से 9 घटा 18d, और फिर यहाँ पे प्लस 81 यहीं रहेगा, चूँकि ये यहीं पर है इसके लिए चिन्ह नहीं बदला। मगर 105 यहाँ लाए पक्षांतर के तो -105 हो गया, तो क्या मिला -3d² प्लस 18d -24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस हटाना था, इसके लिए क्या किया, -3 से भाग दे दिए, तो -3 से भाग दिए तो d², यहाँ पे 3 से भाग दिया ना, 3 गुणे 6 18, तो -60 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण। अब ये समीकरण को हम हल करेंगे, तो यहाँ पे देखो 8 है, 8 का गुणनखंड कितना है 4 और 2, तो -4 -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से, तो d² -4d -2d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, d कॉमन है, d -4, -2 कॉमन है, d -4, फिर दोनों में d -4 कॉमन है, बचा d -2, तो d -4 इज इक्वल टू 0 या d -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a का मान 9 एक बार और a का मान 4 रखे, तो क्या मिला 5 21 -3 13। हमें क्या बोला है प्रश्न में, आरोही क्रम में है ना वो, तो क्या ये आरोही क्रम में है, नहीं है। अच्छा, दूसरा मान d का कौन सा मान रखेंगे 4, d का मान 4 रखे, 4 रखने पर 9 में से 4 घटा, 9 प्लस 3 गुणे 4, 9 माइनस 3 गुणे 4, 9 प्लस 4, तो कितना मिला 5, 9 और 12 मिलके 21, 9 में से 1 घटा, -3 13, यहाँ पे d का मान 2 रखे, तो यहाँ पर हमको ये मिला 3 7 11 15। देखो अब ये दोनों में से कौन सा है जो आरोही क्रम में है, ये देखो आरोही क्रम में 3 7 11 15, छोटे से बड़ा है ना आरोही क्रम, तो ये 4 क्रमिक पद क्या हुए, ये हुए 3 7 11 15, ठीक है। क्योंकि हमको क्वेश्चन के कथन में भी बोला ना आरोही क्रम में होना चाहिए, तो इसके लिए ये आंसर आया। अब क्या बोला, 2 पासा एक साथ उछाला गया, निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। घटना ए, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या, और घटना बी, ऊपरी पृष्ठभाग पर संख्याओं का योगफल 5 है। तो पहले तो हमें नमूना अवकाश, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, तो नमूना अवकाश हमें लिखना है 2 पासा, तो क्या करोगे, एक बार एक के साथ 1 1 1 2 1 3, एक के साथ 1 2 3 4 5 6 लोगे ना, 1 4
1 5 1 6, एक के साथ लगाए, अब दो के साथ 2 1 2 2 2 3, इस तरह से 2 4 2 5 2 6, दो के साथ लगाए, ऐसे 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ, ऐसे लगाते जाना। तो 2 5 से उछाले गए का नमूना अवकाश। अभी घटना ए क्या बोला है, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या है। मतलब जो संख्या है ना उसका योगफल अभाज्य, अभाज्य यानी जिसका योगफल यानी दोनों को जोड़ने पर, अभाज्य यानी जिसका जो है किसी से भाग नहीं जाता है। तो देखो यहाँ पर 1 और 1 जुड़ के 2, तो ये आया, 1 और 2 जुड़ के 3, 1 और 4 जुड़ के 5, 1 और 6 जुड़ के 7, 2 और 1 जुड़ के 3, यहाँ 2 और 3 मिल के 5, ये 7 5, 3 और 4 जुड़ के 7, 4 और 1, मतलब अभाज्य संख्या जोड़ने पर जो अभाज्य संख्या मिला वो सब घटक हमने ले लिया। तो हमको टोटल कितने घटक मिले, 15 घटक मिले। यानी पी ए क्या हुआ, एन ए बटे एन एस, एन ए कितना है 15 बटे 36। तो 3 से कटा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 12, तो पी ए कितना मिला हमको 5 बटे 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में ही दूसरी घटना क्या बोला है, ऊपरी पृष्ठभाग पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 5 का गुणज, एक्चुअली यहाँ गुणांक लिखा ना, गुणज जाएगा, यानी 5 से मतलब वो जोड़ने पर जो संख्या है दोनों को जोड़ने पर वो 5 का गुणज होना चाहिए। तो 1 और 4 जुड़ के 5 हुआ, 2 और 3 जुड़ के 5, ये सब 5 के गुणक जो है ना, तो यानी 5 गुणांक हमको मिलना चाहिए, 5 का गुणांक यानी जोड़ने पर हमको वो 5 मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमको देखो ये मिल गया। तो कितना मिला, एन बी बराबर 7, तो यानी कितना हुआ 7 बटे 36। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल हल हुआ। अब देखो यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 करने हैं, 4 दिए रहेंगे, 3 दिए, 3 में से 2 हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोई एक उप प्रश्न को हल करो 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 चुनौतीपूर्ण प्रश्न रहते हैं और ये मुक्तोत्तरी प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, यदि देखो ये निश्चयक मान 2 1 माइनस वाई 6 सॉरी एक्स और 3y और 2x ये दिया है बराबर 3, तो निश्चयकों के युगपत समीकरण की रचना करो और उन्हें हल करो। मतलब अभी तुम्हें यहाँ पे समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करना है निश्चयक पद्धति से। ये हम ऐसे गुणा करते हैं ना, निश्चयक मान ज्ञात करेंगे और ये हमको 16 दिया हुआ है, तभी हम इसको हल करेंगे। तो देखो ये 2 को x से गुणा किए 2x हो गया और 1 को माइनस वाई से गुणा किए ये मिला और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो गया ये 2x और ये माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा निश्चयक मान ये दिया हुआ है, तो 3 को x से गुणा किए 3x हो गया और 2 को y से गुणा किए तो 2y हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह लगा और ये बराबर 3 दिया हुआ है। ये मानक रूप में दोनों हैं, समीकरण 1 और 2 हमारा जो है मानक रूप में है। अब इसको हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण के चरांक को समान करेंगे। तो देखो यहाँ पर इधर सिर्फ y या माइनस 2y, इसके लिए क्या किया गया, समीकरण 1 को 2 से गुणा किया गया, y के गुणांक को समान कर रहे हैं, x को भी कर सकते हो, दोनों में से जिसको भी, ठीक है, लेकिन आसानी किस में हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ क्या हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 32, ये हो गया हमारा समीकरण 3। तो देखो 2 और 3, ये समीकरण 2 ये समीकरण 3, देखो ये माइनस 2y प्लस 2y दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना और अगर चिन्ह सेम रहेगा तो घटाना। तो 2 और 3 को जोड़ने पर तो ये दोनों कट गया, तो 3 और 4 जुड़ के 7x, 32 और 3 मिल के 35 हो गया। तो 7 को यहाँ पे गुणा था, यहाँ जाके भाग हो गया, तो x का मान कितना मिला 5। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रखो जिसमें आसानी से हल कर पाओ। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में रखा गया, तो 2 गुणे 5 10 हुआ, फिर ये 10 को पक्षांतर किए, 16 में से 10 घटा 6, y का मान 6। तो समीकरण का हल हमको क्या मिला, x y 5 और 6 समीकरण का हल है, यही पूछा गया था। क्वेश्चन देखो आसान रहता है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से 2-3 बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या दिया है यहाँ पे देखो, 2 वर्ष पूर्व राजेश की आयु पुत्र की आयु की 4/1/2 गुनी थी और 6 वर्ष पूर्व राजेश की आयु पुत्र की आयु के वर्ग की दुगनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो वर्तमान आयु से संबंधित तो कुछ पूछा ही नहीं है,
बोला 2 वर्ष पूर्व राजेश की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की 4/2 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु मानेंगे x, पुत्र की आयु x हो गई 2 वर्ष पूर्व। तो राजेश की कितनी हो जाएगी, ये x का 4/2। 4/2 को कैसे हल करते जानते हो, 2 गुणे 4 8 प्लस 1/2 यानी 9/2x। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हल करेंगे। क्या किया गया है, माना पुत्र की जो है 2 वर्ष पूर्व की आयु x वर्ष, यानी 2 साल पहले उसकी आयु x वर्ष है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी प्रश्नानुसार, 4/2x यानी 9/2x वर्ष हो जाएगी। ये पिता की आयु, इनकी आयु जो ये सब दोनों की 2 वर्ष पूर्व की आयु है। तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जैसे मान लो तुम लोगों की अभी उम्र जो है, तुम लोग जो है 14 साल के हो, तो 2 साल पहले तुम लोग 12 साल के थे, तो 12 और 2 मिलके 14 हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 2 साल पहले वो x वर्ष का था, तो वर्तमान कितना होगा, x+2 हो जाएगा। और पिता की आयु क्या होगी, 9/2x + 2, क्योंकि ये 9/2x है ना, 2 साल पहले वो इतने वर्ष के थे, तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, +2 जुड़ जाएगा, है ना। अब देखो 6 वर्ष पूर्व, दूसरा कथन क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व। तो अभी पहले तो दोनों की 6 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। तो अभी पुत्र की वर्तमान आयु x+2 है, x+2 में से 6 घटाए, पूर्व यानी घटाया माइनस होगा, तो कितना मिला, x - 4 वर्ष। और पिता राजेश पिता जो है ना, उनकी आयु क्या होगी, उनकी वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी है, 9/2x + 2 है ना। तो 9/2x + 2 में से 6 घटा दिए, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 6 घटा दिए, तो 2 में से 6 घटा -4, तो ये पिता राजेश की आयु हो गई। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है कि जो राजेश की आयु है वो पुत्र की आयु के वर्ग की दुगनी, तो ये आयु हो गया उसका वर्ग और उसका दुगना, ये समीकरण बना। तब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, इसको सूत्र से हल किए, x² - 8x + 16, यहाँ पर इसको जो है हल किए इस तरह से 9x - 8/2, है ना। फिर यहाँ पे क्या कि ये 2 को यहाँ ले गए, तो कितना हुआ, 4 हो गया। फिर ये कोष्टक खोले, 4 को x से गुणा के 4x वर्ग, 4 को 8 से गुणा के -32x, 4 को 16 से गुणा के +64, चिन्ह का ध्यान देना। फिर अभी यहाँ पे पक्षांतर किए, 9x को यहाँ ले गए, -8 को यहाँ ले गए, तो चिन्ह बदलेगा। ये 4x² यहाँ पे पहले से ही था, -32x पहले से ही था, तो सेम रहेगा। 9 को पक्षांतर किए तो -9x, 64 पहले से यही, तो 64, -8 को यहाँ लाए तो +8 हो गया। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब देखो -32 - 9 कितना हुआ, -41x, और 64 + 8 कितना हुआ, 72। ये हमारा वर्ग समीकरण बना। अब इसको हल करेंगे, तो वर्ग समीकरण बना, तो यहाँ पे देखो 4 × 72 हमारा कितना हुआ, ये रफ कार्य है ना, 288 है, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 32 × 9। तो देखो -32 और -9 गुणनखंड, मध्य पद का खंड किया, 32 और 9 जुड़ के 41 हुआ, और 32 × 9 288 हुआ, माइनस माइनस जुड़ के -41, माइनस गुणा होके प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, बचा क्या, x - 8। ये दोनों में क्या कॉमन है, -9, तो x - 8। अब इसमें क्या कॉमन है, x - 8, तो वो लिख लिए। बचा क्या, 4x - 9, वो अगले ब्रैकेट में लिख लिए। अब दोनों को अलग अलग कर दिए, x - 8 = 0, 4x - 9 = 0। अब पक्षांतर किए तो क्या मिला, x = 8, x = 9/4। लेकिन आयु 9/4 तो नहीं हो सकती है, इसके लिए x का मान क्या होगा, 8। तो x = 8। लेकिन ये जो x है हमारा, ये हमने ये मतलब पुत्र की 2 वर्ष पहले की आयु माने थे ना, तो वर्तमान आयु पुत्र की क्या थी, x+2 यानी 8 + 2 10 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ये हमारा अलजेब्रा का प्रश्न पत्र 5 के सब सवाल थे। अच्छे से सब सवाल पढ़ना, नीट एंड क्लीन आंसर लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, कहीं भी एग्जामिनर को मार्क्स कटने का मौका नहीं देना है। और हर एक प्रश्न नए पेज से सूचना ज़रूर पढ़ना, अच्छे से पेपर लिखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।